So hello everyone, welcome to my YouTube channel TGT Mathematics. Hope you all are very fine. तो हमने क्या किया था, हमने अपना KVS पेडागोजी की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें हमने कल सारे अपनी एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ा, एजुकेशन के बारे में पढ़ा और आपने सारे कमीशंस देखे, स्कीम्स देखी जो जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज उसके बाद आज हमारी यूनिट 5 की सेकंड वीडियो है जिसमें हम सारी पॉलिसीज़ के बारे में देखेंगे। आपको पीछे थंबनेल पे भी दिख रहा होगा कि सारे क्या देखेंगे, हम जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है 2020। अभी तक हमारी कितनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ बन चुकी है? 3। सबसे पहले बनी थी पॉलिसी हमारी 1968 में, उसके बाद 1986 में, 92 में जो 1986 वाली थी वही रिवाइज हुई थी, राइट। उसके बाद ये हमारी आफ्टर इंडिपेंडेंस थर्ड पॉलिसी है 2020 की, और 21st सेंचुरी की फर्स्ट पॉलिसी है। अब एक बात ध्यान रखना, आप लोग क्या ध्यान रखोगे, कल की क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों को कमीशंस पढ़ाए थे, राइट। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियोस। एंड आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखो, कल हमने जो चीज़ करी थी ना, मैं उसी में आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट कमीशन बताओ, ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि फर्स्ट कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो होगा आपका हंटर कमीशन। क्या होगा आपका? हंटर कमीशन। ठीक है, हंटर कमीशन कब आया था? 1880 एक सेकेंड, 1881 था, 1882 था, शायद 1882 था आपका ये, ठीक है। हंटर कमीशन आया था 1882, बट लेकिन ये जो है आप देख सकते हो ये बिफोर इंडिपेंडेंस है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट एजुकेशन कमीशन कौन सा था, हंटर कमीशन था। कब आया था? 1882 में आया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट एजुकेशन कमीशन कौन सा है? अगर आपसे पूछे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, कब आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सा है, तो आप लोग आंसर दोगे राधा कृष्णन कमीशन। क्या दोगे? राधा कृष्णन कमीशन आपका क्या था? फर्स्ट एजुकेशन कमीशन था। कब आया था ये? 1948-49 में, कल की वीडियो में पढ़ा था। और सेकंड एजुकेशन कमीशन कौन सा था आपका? मुदलियार कमीशन, ठीक है। ये कौन सा था? ये था आपका सेकेंड एजुकेशन कमीशन, ओके। और ये कब आया था आपका? ये आया था आपका 1952 और 53 में। समझ गए इतना? तो ये बात आप लोगों को ध्यान रहेगी। फर्स्ट कमीशन कौन सा था? हंटर कमीशन 1882 में आया था। सेकंड कौन सा था? राधा कृष्णन कमीशन था। और ये कब आया था? ये आप लोगों का आया था किसमें? 1952 और 53 में, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े तो चलिए आज शुरू करते हैं NEP 2020 के बारे में। NEP 2020 देखो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, अगर सिर्फ ये कागज़ों पे ही ना रहे तो, ठीक है। इसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं कि अगर ये एक्चुअल में हो जाए ना तो इंडिया की जो सिचुएशन है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलो NEP 2020 का करते हैं शुभारंभ। जनवरी 2015 में इसकी क्या हो गई थी? डिस्कशन शुरू हो गई थी। तो देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पे 2 लाख प्लस सजेशंस आए थे, इतनी इतनी जगह से आए थे, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि इसके बारे में जो बात हुई थी कब से शुरू हो गई? 2015 से शुरू हो गई थी। और इसको अप्रूव कब आई? अगर आपसे पूछे NEP 2020 कब आई? 29 जुलाई 2020, ओके। इससे पहले हमारी 2 नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज आई थी, एक आई थी 1986 में और एक आई थी 1968 में और एक आई थी 1986 में। देखो इनमें पॉलिसीज में क्या हुआ था, 1986 वाली पॉलिसी थी जो, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम बदल के क्या कर दिया था? MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ
ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। और इस बार क्या किया, मिनिस्टर MHRD को बदल के किस में चेंज कर दिया, MOE में चेंज कर दिया। समझ गए? ठीक है। अब उसके बाद 21st सेंचुरी की क्या है, फर्स्ट पॉलिसी है कौन सी, NEP। कब आई, 1986 के बाद अब आई किसमें, 2020 में। तो आफ्टर 34 ईयर्स हमें क्या देखने को मिली है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखने को मिली है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें ना दो कमेटीज बैठी थी, कैसे बैठी थी, देखो जब NEP 2020 फर्स्ट कमेटी का नाम था एवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इनके चेयरमैन कौन थे, लेट TSR सुब्रमण्यम। लेकिन इनकी इसी बीच जब वो रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी, कब, 2016 में, तो इसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इनकी TSR सुब्रमण्यम की। तो फिर काम को क्या कर दिया गया, पॉज कर दिया गया। फिर जून 2017 में दोबारा से न्यू कमेटी बनाई, जिसका नाम क्या था, क्योंकि ये रिपोर्ट तो तैयार हो गई थी, फिर इसका नाम रखा ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। फिर इसका ड्राफ्ट क्या हुआ, तैयार होके आया। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है ना, कि बस हल्का फुल्का, एक होती है कि रिपोर्ट देखी उसके बाद एक ड्राफ्ट बना। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, बस ठीक है, बस अब सब कुछ बन के तैयार है, बस अभी से एक बार लास्ट मिनट चेक करना है। इसके चेयरमैन याद रखना कौन थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो मेन जो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन क्या थे, हमारे जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी इसके चेयरमैन थे। और कब बन के ड्राफ्ट रेडी हो गया था, 31 मई 2019 को। ओके, और कब आया ये आपके सामने, 2020 को। और कौन सी तारीख को, 29 जुलाई 2020 को। समझ गए? और ड्राफ्ट कब बन के तैयार हो गया था, 29 जुलाई 31 मई 2019 को। देखो उसके बाद भी, ड्राफ्ट बनने के बाद भी पूरा इसको कितना टाइम लग गया, अप्रोक्स 1 ईयर से तो ज़्यादा ही लग गया, 1 ईयर अप्रोक्स 2 मंथ्स लग गए। ठीक है, फिर 31 मई 2019 को इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया और 29 जुलाई 2020 को अप्रूव हो गया। अब तक आप लोगों ने क्या देखा, अब तक आप लोगों ने देखा कि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई, जुलाई 2020 में आई। इनकी चेयरमैन, इसकी कमेटी का नाम क्या था, 2 कमेटी थी इसमें। फर्स्ट कमेटी का नाम था एवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और सेकंड कमेटी का नाम क्या था, बताओ, ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके चेयरमैन कौन थे, के सुब्रमण्यम, और इसके चेयरमैन कौन है, कस्तूरी रंगन। ठीक है, और बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर इसका ड्राफ्ट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके जनरल रिफॉर्म्स क्या थे, देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने जितनी भी प्रीवियस पॉलिसी थी ने, जितने उसके अच्छे पॉइंट्स बन सकते हैं ना, इस वाली पॉलिसी ने सारे वो उठाए हैं। बस एक बात और क्या ध्यान रखोगे कि जो हमारी वाली पॉलिसी है, इसने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का नाम चेंज करके क्या रख दिया है, MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें, चलो। Just give me a minute. चलो देखते हैं जनरल रिफॉर्म्स। इसमें क्या क्या जो इम्पोर्टेंट बातें कही गई हैं उसके बारे में देखेंगे। इसमें बोला गया कि क्या होना चाहिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। ये तो हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी से चलता जा रहा है। इसने क्या कहा कि प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी
तक के स्कूल को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। लेकिन अभी तक आपने जितनी भी पॉलिसीज देखी है वो मैक्सिमम किस पे फोकस देती हैं, प्राइमरी स्कूलिंग पे फोकस देती है। इन्होंने किसको फोकस किया है, सेकेंडरी तक को फोकस किया है। ठीक है, इसका मोटो क्या है, 2030 तक क्या करनी है, 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो करनी है। ठीक है, एनईपी का क्या है, 2030 तक 2 करोड़ बच्चे जो वापस स्कूल छोड़ के चले गए हैं किसी भी रीज़न से, हमें उनको क्या करना है, वापस उनको एजुकेशन देनी है। और हमें ये वाला जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है उसको हम कैसे पूरा करेंगे, थ्रू ओपन स्कूलिंग। जैसे कई बच्चे हैं जो कर नहीं पाते हैं किसी भी रीज़न से, तो हम उन्हें क्या प्रोवाइड करेंगे, ओपन स्कूलिंग प्रोवाइड करेंगे। और ओपन स्कूलिंग कौन से टाइप की एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल टाइप की। ठीक है, कल पढ़ा था। चलो आगे बढ़ते हैं। सिस्टम क्या था, पहले जो सिस्टम था वो क्या था, 10+2 का सिस्टम था। और अब जो सिस्टम है वो किसका हो गया, 5+3+3+4। देखो 5+3+3+4 क्या है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड। तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं फाउंडेशनल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट सेकंड कवर हो गए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ पे कौन सी क्लासेस आ गई, प्राइमरी। उसके बाद फिफ्थ तक हो गया कवर, फिर सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। यहाँ पे किस में आ गई, मिडल में। और फोर्थ में आ जाएंगे, ये है सेकेंडरी। इसका मतलब 9th, 10th, 11th, 12th। तो ये स्ट्रक्चर बन गया, फाउंडेशनल, प्राइमरी, मिडल और सेकेंडरी। फाउंडेशनल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और सेकेंडरी स्कूल। तो ये सिस्टम बन गया। ठीक है, एनईपी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्टेट के लिए बाइंड नहीं की गई है। समझ गए, तो फटाफट एक बार देख लो क्या क्या पढ़ा दोबारा से। मैं एक बार बता देती हूँ आप लोगों को ताकि डाउट ना रहे। एनईपी के बारे में पढ़ा कि 2 कमेटीज बनी है। पहले के कौन थे, सुब्रमण्यम थे, दूसरे के कौन थे, कस्तूरी रंगन थे। फिर आपने इसमें जो मेन चीज़ पढ़ी वो क्या पढ़ी कि 2030 तक क्या होना चाहिए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में 100% करना है। कैसे करेंगे, थ्रू ओपन स्कूलिंग करेंगे। सिस्टम क्या हो गया, 5+3+3+4 हो गया। इसको याद रखना, FPMS। और NEP हम स्टेट्स के लिए बाउंड नहीं है, मतलब ठीक है। इसका ये ड्रॉबैक कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि अगर हर जगह ये वाला सिस्टम नहीं चलेगा ना, तो फिर आने वाले टाइम में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आफ्टर फिनिशिंग देखो 8th क्लास तक अगर बच्चा कर लेगा तो उसे क्या क्या आ जाना चाहिए, और 12th क्लास तक बच्चा अगर पास आउट कर लेगा तो उसे क्या क्या आना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब बच्चा 8th क्लास को क्रॉस कर लेगा तो उसकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो अच्छी नहीं चाहिए। वो किस में रिस्पेक्ट करे, वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करे, और मदर टंग के ऊपर उसकी अच्छी पकड़ हो। ये हम 8th क्लास तक के बच्चों के बाद है। और जब बच्चा 12th क्लास में आ जाएगा तो उसको गुड नॉलेज ऑफ इंडिया होनी चाहिए, मतलब इंडिया की अच्छी खासी पता हो, इंडिया के बारे में, एक से ज़्यादा लैंग्वेज के बारे में पता हो, कम से कम एक फॉरेन लैंग्वेज। वही बात हो गई, एक फॉरेन लैंग्वेज तो उसे आती है, और उसे हमें उन्हें क्या प्रोवाइड करनी है, वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है। ओवरऑल डेवलपमेंट तो NEP का सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब देखो, अभी तक अब जितनी भी हमने पॉलिसीज़ की बात करी थी उसमें जो ये नर्सरी एजुकेशन थी, इसको क्या किया गया था, सबसे ज़्यादा इग्नोर किया गया था। किसको, नर्सरी एजुकेशन को। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इग्नोर किस एजुकेशन को किया गया है, नर्सरी एजुकेशन को। इग्नोर्ड एज ग्रुप 3 to 6 ईयर। तो उन्होंने कहा, NEP ने कहा कि हम इनको इग्नोर नहीं करेंगे, हम इन बच्चों को एजुकेशन देंगे। और क्या क्या ओपन करेंगे, ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। ये भी क्या है, इसका मोटो है। कौन सी क्लासेस के लिए है, 3 to 6 ईयर। अकॉर्डिंग टू NEP जो आपकी डेवलपमेंट क्रूशियल स्टेज होती है वो यही वाली है, मतलब बच्चे का सबसे ज़्यादा विकास, कितना विकास, उसका 85% उसका जो ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है 6 साल तक ही। ये किसने कहा, ये आपकी NEP 2020 ने कहा कि ECCE हम क्या करेंगे, बच्चों के लिए ओपन खोल करेंगे। और इसको इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, देखो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये आपके वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये आ गया आपका हाउस, HFW था आपका, ये HFW है, ये आपका हेल्थ एंड फॉर्मल वेलफेयर।
हाउस फॉर वेलफेयर, एक बार मैं इसकी और ट्राइबल अफेयर्स, ये इम्प्लीमेंट इनके द्वारा किया जाएगा, समझ गए। मिनिस्ट्रीज ऑफ HRD, WCD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, HFW की यार मैं फुल फॉर्म, एक सेकेंड मैं भी बताती हूँ आप लोगों को, ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। समझ गए। और NCERT क्या करेगी छोटे बच्चों के लिए, क्या करे, आपको पता है जो NCERT होती है ये बच्चों के लिए क्या करती है, फ्रेमवर्क बनाती है। तो कौन सा फ्रेमवर्क डेवलप करेगी 3 to 6 ईयर छोटे बच्चों के लिए, नेशनल करिकुलम पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। आपसे पूछ सकते हैं NCPF ECCE की फुल फॉर्म क्या होगी, तो आपको पता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो आपको पता है P का मतलब पेडागोजिकल और ECCE तो अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, ओके। और इन्होंने क्या कहा कि आंगनवाड़ी होंगी 3 से 6 साल के बच्चों के लिए, और यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया नहीं जाएगा, यहाँ पे बच्चों को गेम्स खिलाई जाएंगी, सॉन्ग्स खिलाए जाएंगे, उनको आर्ट एंड क्राफ्ट कराया जाएगा, उनको पोइट्री करवाई जाएगी, उनको स्टोरी सुनाई जाएगी। मतलब उनका उन्हें हम किताबी ज्ञान नहीं देंगे, हम उनके ब्रेन का डेवलपमेंट करेंगे 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। और क्या कि जो डेवलपमेंट क्रूशियल स्टेज होती है वो यही वाली होती है, एक मिनट, मतलब 85% जो दिमाग का विकास है वो इस एज तक हो जाता है, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बात किसकी हुई, नर्सरी एजुकेशन की बात हुई, अब बात करेंगे प्राइमरी एजुकेशन की, मतलब कौन सी से कौन सी क्लास तक के बच्चों के लिए, ये है आपकी 8th क्लास तक के बच्चों के लिए, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन नहीं, ये 5th क्लास तक के बच्चों के लिए है, ठीक है। 3rd 4th एंड 5th, ये है प्राइमरी एजुकेशन। इसके लिए ये क्या है, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट किसका, NEP का। और ये किसको कवर कर रहा है, प्राइमरी एजुकेशन को कवर कर रहा है। FLN को किसने लॉन्च किया, निपुण भारत ने, ठीक है। निपुण भारत ने क्या किया, इसको लॉन्च किया। FLN की फुल फॉर्म क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। निपुण की फुल फॉर्म क्या होगी, देखो, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। देखो, निपुण भारत की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये अपने आप को ही क्या कर रहा है कि प्रोफिशिएंट हो, मतलब अच्छे हो किसमें, चीज़ों को समझने में, और न्यूमरेसी का मतलब नंबर्स में। और इसने क्या लॉन्च किया सारे बोर्ड्स के अंदर, सिर्फ CBSE बोर्ड्स के अंदर नहीं, सारे ही बोर्ड्स के अंदर किसको, FLN को लॉन्च करवाया जाए, ठीक है। तो FLN का नाम क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, देखो 2 वर्ड्स से मिलके बना है, ये लिटरेसी से भी और न्यूमरेसी से भी। इसने क्या कहा लिटरेसी के अंदर कि बच्चा कम से कम 30 से 35 सेंटेंस का जो करेक्ट सेंटेंस उसे रीड कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके, मतलब कॉम्प्रीहेंशन वो कर सके। उसे ऐसे नहीं कि रीडिंग आए, जैसे एक होता है जैसे फंडामेंटल की स्पेलिंग गलत है, वो इजी से बोल पाए, जैसे तो खेत, प व न, वो ये क्या हो गया छोटे बच्चों का, लेकिन वो क्या वहाँ पे उनको फ्लुएंसी आनी चाहिए। ये किसने कहा, फंडामेंटल। और न्यूमरेसी में उसने क्या कहा कि बच्चा 3 डिजिट की कैलकुलेशंस को बहुत ईजी, जैसे अगर हम उसे 1000 लिखें तो वो कंफ्यूज ना हो, 3 डिजिट के नंबर्स तक वो इजी से देख ले। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, जैसे छोटे बच्चों का आता है ना कि ये वाले हैं इसके अंदर कलर करो या फिर मैच द फॉलोइंग, और ये स्पेशल अंडरस्टैंडिंग होती है। और बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं कि वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई, जो छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं, जैसे हम बच्चों को बोल देंगे कि बताओ 4/2 क्या होता है, तो बच्चा इसे कर पाए, जो बेसिक ऑपरेशन है बच्चा क्या कर पाए, उसे समझ पाए, ठीक है। कि 2+3 हम उसे बोल रहे हैं तो बच्चा इसमें प्रॉब्लम में ना आए, कि बेसिक ऑपरेशन वो इजी से कर पाए। ये क्या है, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बारे में बताया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। और यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए किसका, फंडामेंटल लिटरेसी। ये तो NEP का पूरा है कि यूनिवर्सलाइजेशन होगा पूरी एजुकेशन का। और किसमें, अंडर आत्मनिर्भर कैंपेन में, ठीक है। अंडर आत्मनिर्भर कैंपेन में कब से कब तक, 2026 से लेके 27 तक हमें क्या करना है, ये करना है,
यूनिवर्सलाइजेशन करना है किसका, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का। और इसको इम्प्लीमेंट, जैसे ऊपर ईसीसीई को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ संस्थाएं थी, जैसे एमएचआरडी था, उधर से आपका वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट था, एचएफडब्ल्यू था, ये और ट्राइबल अफेयर्स था। तो इसमें भी कौन है, एक तो आपका ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डीओई है और एमओई है, इनको ये मदद करेंगे इसको इम्प्लीमेंट करवाने में, जो सरकार ने 2026 से 27 तक पूरा यूनिवर्सलाइजेशन की बात की गई है। ठीक है, और FLN अचीव हो इसके लिए क्या लॉन्च किया गया है, नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी भी क्या करी गई है, लॉन्च करी गई है। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनो, अपने दिमाग में चीजों को बिठाओ, नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। ठीक है, और क्या सेटअप क्या है, 3 मंथ का स्कूल प्रिपरेटरी मॉड्यूल भी तैयार किया है फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। मतलब इसका मतलब क्या है, जब फर्स्ट क्लास की बिगनिंग होगी, स्टार्टिंग होगी, तो उसमें 3 मंथ्स का मतलब क्या हो गया, अप्रोक्स 12 वीक्स का स्कूल प्रिपरेटरी मॉड्यूल, जहाँ से बच्चे की क्या होगी, बेसिक स्किल्स इंप्रूव होंगी। ठीक है, तो SPM मॉडल स्कूल प्रिपरेटरी मॉड्यूल क्या किया गया है, तैयार किया गया फॉर फर्स्ट क्लास। क्यों, क्योंकि उनकी जो बेसिक स्किल्स है उनको इम्प्रूव करने के लिए। 3 डेवलपमेंट गोल्स देखिए FLN के क्या है। एक तो मेंटेन गुड हेल्थ एंड वेल बींग, चिल्ड्रन बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स, बच्चे अच्छे से बोल पाएँ पढ़ पाएँ, एंड चिल्ड्रन बिकम इन्वॉल्व लर्नर, जब बच्चों को टीचर सिखाए तो बच्चों का वहाँ पे भी पार्टिसिपेशन अच्छा खासा हो, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ चीज़ों को कनेक्ट कर पाए। ये किसने कहा है, FLN ने कहा है। तो FLN की 3 गोल्स हैं, कौन कौन सी, एक तो बच्चा वेल बींग हो, उसका हेल्थ, उसका उसका मस्तिष्क, उसका मतलब जितने भी हैं उसके क्या बोलते हैं उसे, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डेवलपमेंट, ये तीनों ही उसके क्या अच्छे हों, और बच्चा एक अफेक्टिव कम्युनिकेटर बन पाए। चिल्ड्रन जो है वो एक इन्वॉल्व लर्नर बन पाए, इमीडिएट इन्वायरमेंट के, अपना जो उसका इन्वायरमेंट है उसके साथ कनेक्ट कर पाए। ठीक है, और इसने किसको बढ़ावा दिया है, एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग को। ठीक है, करिकुलर कंटेंट को रिड्यूस, ये तो आपका देखो NCF ने भी कहा था, मैंने आपको बताया ना, जितनी भी पुरानी पॉलिसीज के अच्छे अच्छे पॉइंट है वो सारे ही इस पॉलिसी में है। और इसने क्या बात करी है, इसने बात करी कि बच्चे का 360 डिग्री डेवलपमेंट हो, दैट मीन्स बच्चे का होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ये बात तो और कम, जो आपकी ऊपर, जो सबसे पहले आपने वर्धा कमीशन पढ़ा है कल, जो गांधी जी बेसिक एजुकेशन स्कीम थी, जिनमें उन्होंने वर्धा एजुकेशन कमीशन तक में ये वाली बात कही गई थी कि बच्चे का क्या होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। और क्या इसको सेट करने, मतलब इसको फुलफिल करने के लिए क्या बनाए गए हैं, SSA, मतलब स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। तो ध्यान रखना क्या है, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। एक क्वेश्चन आपका ना ये भी आ सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान को बदल के क्या कर दिया गया है NEP में, तो यहाँ पे SSS का मतलब भी क्या होगा, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। ओके, चलिए बढ़े आगे। बच्चे की एक्सपीरियंशियल, मतलब बच्चों का जो पुराना एक्सपीरियंस है उससे कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाया जाए। तो ये था आपकी पूरी FLN की कहानी। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि FLN ने क्या क्या कहा है। सबसे पहले नर्सरी एजुकेशन के लिए बात करी कि ECC खोलेंगे, आंगनबाड़ी खोलेंगे, वहाँ पे बच्चों को किताबी ज्ञान नहीं देंगे, वो एक्टिविटीज़ करवाएंगे। उसके बाद FLN में क्या कहा गया है कि 2026 से 27 तक हमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करना है, और इसके लिए क्या किए गए हैं, जैसे SSSC सेटअप्स करे गए हैं। और ऊपर आपने क्या पढ़ा था, मतलब इसमें आपकी होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट की भी बात की गई है। तो ये आपका पूरा था, इसलिए एक एक पॉइंट को आप लोग रट लीजिए। ठीक है, चलिए लैंग्वेज टीचिंग में NEP ने क्या बात करी, लैंग्वेज टीचिंग के बारे में। लैंग्वेज टीचिंग के बारे में इसने कहा है कि जो मदर टंग होगी ना, मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था ना कि बच्चे को 8th क्लास तक और 12th क्लास तक क्या आ जाना चाहिए, कि 8वीं क्लास तक के बच्चे को अपनी मदर टंग, जो भी वो अपनी लैंग्वेज में बोलता हो, मदर टंग का मतलब क्या है, वो जो लोकल लैंग्वेज है, वहाँ की रीजनल की लैंग्वेज है, उसके ऊपर गुड ग्रास्प हो। और 12th क्लास तक के बच्चे को एक फॉरेन लैंग्वेज हम क्या करें, सिखाएं, कम से कम एक, वो इंग्लिश ही होगी, अदरवाइज कोई भी हो सकती है। ठीक है,
और नो लैंग्वेज, हम बच्चे के ऊपर कोई भी लैंग्वेज एनफोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। संस्कृत जो लैंग्वेज है हर लेवल, अभी क्या होता है 5वीं से 8वीं तक संस्कृत पढ़ाई जाती है, उसके बाद क्या हो जाती है, हट जाती है, तो संस्कृत क्या होगी, हर लेवल में ऑप्शन था। कितने लेवल में बांटा गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने एजुकेशन को 4 लेवल्स में बांटा है। सबसे पहला कौन सा है आपका फाउंडेशनल, दूसरा कौन सा है प्राइमरी, तीसरा कौन सा है मिडल, और फिर चौथा कौन सा है सेकेंडरी। ध्यान रहेगी ये बात। तो संस्कृत क्या होगी, हर लेवल पे ऑप्शन होगी। देखो फाउंडेशनल में तो हम नहीं बोल रहे, प्राइमरी में भी हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि प्राइमरी का देखो प्राइमरी के बच्चों को नहीं पता संस्कृत क्या है, 5th। उसके बाद तो देखो यहाँ पे तो स्टार्ट हो ही जाती है संस्कृत, तो सेकेंडरी वाले 9, 10, 11, 12 वाले बच्चों की क्या होगी, बेसिकली चॉइस होगी कि वो लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। समझ गए। चलो 3 लैंग्वेज फार्मूला भी इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है। ये तो आपको पता है कि कोठारी कमीशन जो आपकी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ये कोठारी कमीशन और फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी में भी इसके बारे में क्या कही गई थी, मतलब कोठारी कमीशन नहीं, सबसे पहले 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की गई थी, तो वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हुआ है। और एनईपी ने कहा है कि क्या कहा है कि हमारी खुद की इंडियन साइन लैंग्वेज होगी। तब तक हम क्या कर रहे हैं, भारतीय साइन लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं, तो एनईपी ने कहा है कि अपनी इंडियन साइन लैंग्वेज होगी। और जो बच्चे हैं जिनको सुनाई नहीं देता, तो उनके लिए क्या होंगे, मटेरियल्स भी बनाए जाएंगे, ठीक है, मटेरियल्स प्रोवाइड करे जाएंगे, बनाए जाएंगे। तो क्या इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में देखो एनईपी ने क्या बात करी है, देखो ये टू दी पॉइंट एंड वेरी 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 यूजफुल वीडियो है एनईपी की। यहाँ से अगर कवर करोगे तो ये मान के चल लो कि आपने बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में आप लोगों ने अपनी पॉलिसीज़ को कवर किया है, बहुत अच्छी खासी 90 to 95% आप लोगों का यहाँ से कवर हो गया है। देखो कुछ कुछ तो हर जगह से बच ही जाता है, कितना कवर करोगे, कुछ ना कुछ तो होता ही है, छूट ही जाता है। और एट द एंड इतना मिल रहा है आप लोगों को, आप लोग किस्मत मानो अपनी, ठीक है। एंड आप लोगों को ये थोड़ा भी यूज़फुल लग रहा है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे और वीडियोस बनाने की। तो चलो इसमें किसकी बात की गई है, सोशल इकोनॉमिकली और डिसएडवांटेज ग्रुप की बात की गई है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि एनईपी 2020 में जो आपके जो ये इंक्लूसिव चाइल्ड होते हैं इनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया, तो आप लोग क्या बोलोगे, दिव्यांग। क्या यूज़ किया हुआ है वर्ड, दिव्यांग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी इन्होंने क्या कहा, ये देखो ये तो राइट टू एजुकेशन में क्या गया था कि सबको हम क्या करेंगे, सर्व शिक्षा अभियान में भी यही बात की गई थी कि पढ़ाई सबको दी जाएगी। ऐसे ही ये भी यहाँ पे भी जेंडर इंक्लूजन फंड दिया जाएगा, जो बच्चे और स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए जाएंगे, ठीक है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, बाल भवन होगा। ये इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए है भाई, ठीक है, ठीक है। और डे टाइम बोर्डिंग स्कूल्स की, हाँ डे टाइम बोर्डिंग स्कूल्स भी होंगे। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए कि स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए जाएंगे, फंड दिया जाएगा, और SEDG की फुल फॉर्म आ जाएंगी। अगर SEDG की फुल फॉर्म आएगी तो क्या बोलोगे, सोशल इकोनॉमिकली एंड डिसएडवांटेज ग्रुप्स। सोशल इकोनॉमिकली जो आपके सोशल जो वीकर सेक्शन हो गए, या फिर डिसएडवांटेज ग्रुप्स हो गए, जो मतलब जिन तक एजुकेशन नहीं पहुंच रही, या जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है इंक्लूसिव, ठीक है। चलो यहाँ से अब आप लोगों को ना शायद दिखे ना दिखे, चलो देखो असेसमेंट, क्या क्या असेसमेंट बनाया गया भाई, देखो इतनी लंबी चौड़ी पॉलिसी बनाई गई है, ये तो सिर्फ किताबों में ही रह जाएगी अगर इसको देखा नहीं जाएगा तो, राइट।
तो देखो क्या क्या असेसमेंट बन के तैयार हुए हैं। हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होगी, मतलब बच्चे की प्रोग्रेस कार्ड, एक रिपोर्ट कार्ड बनाई जाएगी जिसमें ये चेक किया जाएगा कि उसने क्या किया, लाइक क्या क्या प्रोग्रेस करी है, उसकी लर्निंग को ट्रैक किया जाएगा। मोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड, इसने क्या किया कि ऐसे चेंज करो एफए में, ठीक है। समेटिव टू फॉर्मेटिव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समेटिव टू फॉर्मेटिव पे इसने क्या दिया, जोड़ दिया। टेस्ट करेंगे हायर, और एक इसने क्या कहा कि हमारा जो रिजिड स्ट्रक्चर है उसको क्या बनाना है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बनाना है। किसने, NEP 2000, ये असेसमेंट रिफॉर्म्स है, ओके। और रोड से कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, मतलब रोड लर्निंग को तो इवन NCF की जो आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उसमें भी क्या कहा है कि रोड लर्निंग नहीं करनी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करनी है, ठीक है। क्लास 3, 5, 8 में क्या होंगे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे भी होंगे, ये चेक करने के लिए कि बच्चे की प्रोग्रेस क्या है, ठीक है। तो क्या कैसे उनको टेस्ट किया जाएगा, नेशनल अचीवमेंट सर्वे टेस्ट होगा, ठीक है। और जो 10th और 12th के एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स, उनको हॉलिस्टिकली रीडिज़ाइन किया जाएगा। जो कोचिंग होती है, ये अभी तक ऊपर तो आपकी ये उनकी बात हो गई 3 की, F की, P की और M की। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, S की, 4th लेवल की। ठीक है, क्या बोला इन्होंने कि जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको होलिस्टिकली, मतलब वहाँ पे बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को चेक किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम्स इस तरीके से बनाए जाएंगे, कोचिंग जो होती है उनको हटाया जाएगा, ठीक है। और नेशनल असेसमेंट सेंटर्स, तो इन सबको सेट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई, ये सब चेक करने के लिए, और वो है परख, इम्पॉर्टेंट है। इस बॉडी का नाम क्या है, परख, ठीक है। PARAKH, परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। ये तो ध्यान रहेगा। H का मतलब हॉलिस्टिक, मतलब एक ऐसा असेसमेंट तैयार किया गया जो क्या करेगा, रिव्यू करेगा, देखेगा, एनालिसिस बच्चे की नॉलेज को और उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट को, उसकी परफॉर्मेंस को, ठीक है। परफॉर्मेंस फॉर एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब 360 डिग्री बच्चे की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। समझ गए या नहीं समझे, मेरे हिसाब से तो भाई समझ गए होंगे। ठीक है, बढ़े आगे चलें, चलो। वोकेशनल एजुकेशन के बारे में देखो, मुदलियार कमीशन थी जो 1955-57 में आई थी, उसने भी क्या करी थी, वोकेशनल एजुकेशन के बारे में इसने भी बात करी थी। और तो वोकेशनल एजुकेशन कब से स्टार्ट हो जाएगी, 6th क्लास से स्टार्ट हो जाएगी, ये NEP 2020 ने कहा है। इवन इसमें क्या होंगी, इंटर्नशिप्स भी होंगी, इट इंक्लूड इंटर्नशिप्स ऑल्सो। NCFCE 2020-21 बनाया जाएगा 2021 तक, दैट मीन्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन बनाया जाएगा। कब तक, 2020 तक। किसके लिए, वोकेशनल एजुकेशन के लिए। जो हमारी लोक विद्या, जो हमारी कॉमन क्राफ्ट्स हैं, जो पुराने टाइम में यूज़ हुए थे, जो कहीं खो गए हैं, उसको भी क्या लाएंगे, स्कूल के अंदर वापस लेके आएंगे। ये किसने कहा, NEP 2020 ने कहा। और एम्प्लॉय, इससे क्या होगा, बच्चे की अगर बच्चा सपोज करो इन द लाइफ नहीं पढ़ पाया, कुछ भी रीज़न हो सकता है, IQ लेवल, एनी ऑफ द रीज़न, तो उसकी इनसे क्या होगी, स्किल्स इम्प्रूव होंगी ना, कि वो आगे कहीं एम्प्लॉयमेंट ले सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है। तो देखो इसमें दो उसकी बात की गई है, एक हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी की बात की गई है और एक वर्टिकल मोबिलिटी की बात की गई है। मतलब उनको हम फैलाकर, मतलब कोई एक चीज़ सिखा रहे हैं तो उसको ब्रॉड लेवल तक हम जितना अच्छा होने सिखा सकते हैं, वो है हमारी हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी क्या है, वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे, और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, ऐसे। मेरा हाथ इस टाइम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, इस टाइम मेरा हाथ वर्टिकल पोजीशन पे है। तो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी को मतलब उन्हें एक चीज़ सिखा रहे तो अच्छे लेवल पे सिखाएंगे। और वर्टिकल मोबिलिटी का मतलब क्या है,
अगली क्लास में हम उन्हें प्रमोट करेंगे। जैसे सपोज करो कि पीछे बात हुई थी जब कल मैं आपको समझा रही थी कि बच्चे फेल हो जाते हैं तो नो डिटेंशन पॉलिसी को हटाया गया था, राइट। तो अगली क्लास में उन्हें प्रमोट किया जाएगा। तो वर्टिकल मोबिलिटी क्या है कि हम उनको प्रमोट करेंगे अगर बच्चे में कोई बहुत अच्छी स्किल है रेदर देन एजुकेशन, समझ गए। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी एंड वर्टिकल मोबिलिटी का मतलब, चलिए पढ़े आगे। तो ये वोकेशनल एजुकेशन के बारे में एनईपी 2020 का क्या कहना था। अब पढ़ेंगे आगे टीचर की एजुकेशन के बारे में। तो एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीईआरटी कब बना था, 1861, ओके 1861 ही था। एनसीटीई और एनसीईआरटी साथ मिलके क्या करेंगे, तो पूछते हैं कई बार कि टीचर के लिए फ्रेमवर्क कौन बनाते हैं, तो ध्यान रखना एनसीटीई। वैसे तो एनसीईआरटी बनाता है फ्रेमवर्क, लेकिन टीचर एजुकेशन के जो टीचर्स हैं इनके लिए नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन तैयार करती है फ्रेमवर्क। तो नेशनल काउंसिल फ्रेमवर्क फॉर हम ये टीचर्स के लिए 2025 तक क्रैक करेंगे। वोकेशनल एजुकेशन के लिए भी था एनसीएफ, ऐसे ही नेशनल काउंसिल फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। बच्चों के लिए क्या था, छोटे बच्चों के लिए एनसीपीएफ ईसीसीई, राइट। नेशनल काउंसिल पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, राइट। और ये आपका एनसीएफटी ई बनेगा, नेशनल काउंसिल फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। इसमें इन्होंने क्या बात की गई है कि 2030 के बाद वही लगेगा जिनकी मिनिमम डिग्री 4 साल की होगी, मतलब जिन्होंने इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कर रखा होगा, ओके। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। सम टीचिंग स्टैंडर्ड सफिशिएंटली ट्रेन, मतलब हम एक टीचिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में उन्होंने बात करी। यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट गुड करेंगे, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट करेंगे, मतलब कोई धांधलेबाजी नहीं होगी। प्रमोशन मेरिट बेस, अगर हम टीचर का प्रमोशन कर रहे हैं तो वो किसके बेस पे होगा, मेरिट के बेस पे होगा। और ये जितने भी हैं इनके लिए एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने क्या डेवलप किया, एनपीएसटी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, जो ये सब चेक करेगा, ठीक है। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, एनपीएसटी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, समझ गए कि टीचर के लिए क्या किया, टीचर के लिए क्या बात की गई है एनईपी में। अब स्कूल मैनेजमेंट के लिए क्या बात की है, क्लियर पब्लिक डिस्क्लोजर, मतलब स्कूल की बिल्डिंग के बारे में जो भी है उसका पब्लिक, ये नहीं कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, पब्लिक डिस्क्लोजर। ऑल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन रूल्स कौन क्रिएट करेगा, एसएसएस से क्रिएट करेगी। मतलब एक स्कूल है ना, तो स्कूल के मैनेजमेंट के बारे में यहाँ बताया गया है कि अच्छे से जो भी है उसके बारे में, जो स्कूल के जो रूल्स हैं वो कौन डिसाइड करेगा, एसएसए डिसाइड करेगी। एससीईआरटी क्या होता है, एनसीईआरटी एक होता है और एक आपका एससीईआरटी ने डेवलप किया इसके लिए SQAAF स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन फ्रेमवर्क, ठीक है। सारे फ्रेमवर्क्स ध्यान रखो किस किस के लिए क्या क्या है। SQAF स्कूल क्वालिटी असेसमेंट, मतलब जो स्कूल की क्वालिटी को असेस करेगा, तो उसके लिए SCERT ने ये बनाया है, ठीक है। बढ़े आगे, समझ गए यहाँ तक। तो स्कूल मैनेजमेंट में आप लोगों को 2-3 चीज़ें क्या करनी है, बस ध्यान रखनी है। इससे नेक्स्ट वीडियो में ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले आऊँगी, आप क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आप लोगों को ना ऐसे कन्फ्यूजन ना रहे कि भाई क्या पढ़ा दिया, कुछ ध्यान में ही नहीं रहा। तो एक बार आप लोगों की रिवीजन यहाँ से भी हो गई और कोई रिवीजन एक बार आप लोग क्वेश्चन करोगे तो वहाँ से भी हो जाएगी, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए एनईपी में भी क्या बात की गई है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब 2030 तक ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो करना है हमें प्राइमरी क्लासेस में कंप्लीट, लेकिन जो हायर एजुकेशन की बात की गई है 2035 तक हमें 50% GER को कवर करना है। और इसके लिए हमें मतलब इतना तो अचीव करना है, तो इसके लिए हमें 3.5 करोड़ सीट्स क्या करनी पड़ेंगी और ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। वेरियस एंट्री और एग्जिट ट्रांसफर्स ऑफ क्रेडिट्स बनाया जाएगा, एस्टेब्लिश ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है इसका मतलब, जैसे बच्चा कॉलेज में है, ड्यू टू एनी रीज़न उसने कॉलेज छोड़ दिया, सिर्फ उसने जैसे 4 साल की बीटेक होती है और 4 साल में से वो 2 साल कर पाया, 2 साल फिर उसने छोड़ दिया, किसी भी रीज़न हो सकता है, घर में कुछ हो गया हो या फिर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई है। अगर वो आफ्टर सम टाइम ज्वाइन करेगा तो यहाँ पे
कौन सा क्रेडिट सिस्टम बनाया जाएगा, ठीक है। तो जितने क्रेडिट्स उसने पूरे कर लिए, अब हम उसके आगे से एजुकेशन उसे प्रोवाइड करेंगे, इसका मतलब बेसिकली ये है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अपैक्स बॉडी प्रोमोट रिसर्च एमफिल कोर्स डिस्कनेक्टेड। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि एनईपी में किसको हटाने की बात की गई है, किस कोर्स को हटाने की बात की गई है, एमफिल को हटाने की बात की गई है, किसमें, एनईपी 2020 में। और ये जो एफिलिएशन सिस्टम है ना, कि ये जो कॉलेज है ये इससे एफिलिएटेड है, ये इससे एफिलिएटेड है, एनईपी ने कहा भाई इसे ख़त्म करो, ऐसा नहीं होगा, समझ गए। एफिलिएशन सिस्टम क्या करा जाएगा, हटाया जाएगा, समझ गए। मोर ऑटोनॉमी टू कॉलेजेस, जो स्वतंत्रता, मतलब हम कॉलेजेस को ही क्या दे देंगे, जैसे यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस होती हैं ऐसे कॉलेजेस भी क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट बॉडी हो जाएंगे, ठीक है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन और रीच 6% ऑफ जीडीपी एट अर्लीस्ट, मतलब जो हमारी एजुकेशन का है उस पर हम इसके ऊपर हमें 6% मतलब हमें अचीव करना है, ये हायर एजुकेशन के लिए बात की गई है। तो इसमें क्या क्या बात की गई है, एक तो बात की गई है कि एमफिल को बड़ी हटा दो, एमफिल किसी काम का नहीं है, और दूसरा इसमें बात की गई है कि हम जो कॉलेजेस हैं उनको ऑटोनोमस बना देंगे, उनको इंडिपेंडेंट बॉडी बना देंगे, और क्या जो क्रेडिट सिस्टम है उसको लागू करेंगे, जिससे अगर किसी बच्चे ने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद भी ज्वाइन किया तो जहाँ से उसने ड्रॉप आउट किया था वो वहीं से क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, ठीक है। समझ गए यहाँ तक आप लोग। एक मिनट, देखो इसमें आगे क्या बात की गई है, इसमें आप लोगों की बात की गई है कि एक ही अम्ब्रेला बॉडी बनेगी जिसके 4 पार्ट्स हैं, मतलब ये जो HECI मतलब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इन सबको चेक करेगा, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले कॉलेज आता, जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड ये कॉलेज है, वो आता था, इसको चेक करता था कि यहाँ पे जो 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 रिक्वायरमेंट्स है, अच्छा ठीक है फुलफिल है, ओके दे दिया। लेकिन इसके लिए अब इन्होंने क्या कहा, एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी बना दी, HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो इन सबको क्या करेगा, चेक करेगा। 4 पार्ट्स हैं, NHERC, GEC, HEGC और NAC। NHERC में क्या हो जाएगा, नेशनल हायर एजुकेशनल रेगुलेटरी काउंसिल, GEC जनरल एजुकेशन काउंसिल, HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल और NAC नेशनल एक्रेडिएशन काउंसिल। तो एक ही अम्ब्रेला बॉडी होगी जिसके 4 पार्ट्स हैं, और इन सब का हेड कौन है, ये हेड है इसका HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें आप लोगों की एक तो मेडिकल जो ये MBBS वगैरह इससे रिलेटेड, और जो लीगल लॉ वगैरह से रिलेटेड है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अदरवाइज जितने बाकी के हो गए कोर्सेज ये इसके अंदर सारे इंक्लूड होंगे, ओके। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक कि NEP आप लोगों की कॉन्ग्रेचुलेशंस हो, 2020 वाइंड अप हो गई है। मैं जितना अच्छे से करवा सकती थी मैंने स्टार्टिंग से लेके आप लोगों को एंड तक करवाया है। आप लोग इसको एक बार देखना है, एक बार देखो, 2 बार देखना है, 2 बार देखो, 3 बार देखना है, 3 बार देखो, लेकिन इन सारे पॉइंट्स को ना अपने दिमाग में छपा लो, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, 101% बनेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा मटेरियल मिल रहा है तो इसकी रिस्पेक्ट करो, पढ़ो, ठीक है। और इसके अंदर मैं ये नहीं कह रही कि 100% मैं नहीं बोल रही, लेकिन 90 to 95% तक कवर है इसमें, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हमारी यहाँ पे NEP 2020 क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ आया होगा, और जहाँ पे मैंने जोर दिया है कि इन पॉइंट्स को करो, तो इसका मतलब उन पॉइंट्स को सही में करना है, मजाक नहीं कर रही, सच में करना है बेटा। चलिए, अब हम पुरानी एजुकेशन पॉलिसीज़ पे चलते हैं। सबसे पहले देखो, ये जो कोठारी कमीशन है ना, ये कोई पॉलिसी नहीं है, एक एजुकेशन कमीशन आया था। मैंने कल ना आप लोगों को कमीशंस पढ़ाए थे ना, तो उसमें मैं ये बताना भूल गई थी 1964-66 के मुदलियार कमीशन के बाद मुझे ये पढ़ाना था कोठारी कमीशन। तो देखो कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ लो। कोठारी कमीशन है, देखो इसने ना एक तो 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की थी, और इसने बात करी थी 10 + 2 + 3
का जो ये सिस्टम है इसकी बात कर रही थी, जो आप लोगों का इस टाइम तक, लेकिन इसने इम्प्लीमेंट नहीं किया था, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हेड कौन थे इसके? डीएस कोठारी, दौलत सिंह नाम है इनका, दौलत सिंह कोठारी। और ये क्या थे? यूजीसी के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के क्या थे? ये चेयरमैन थे, ठीक है। और जो ये आपका एजुकेशन कोठारी कमीशन है, इसको क्या बोलते हैं? नेशनल एजुकेशन कमीशन या फिर इंडियन एजुकेशन कमीशन। अगर पूछ लें इसके अंदर कितने मेंबर थे? 17 मेंबर थे, 12 इंडियन थे और 5 कौन से थे? इंडिया से नहीं थे, बाहर से थे, फ्रांस, यूएसएसआर, यूके, जापान और यूएसए, ठीक है। ध्यान रहेगा। इसमें क्या बात ध्यान रखनी कि अगर आपसे पूछे कि 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात किसने करी थी, तो ध्यान रखूंगी 1964-66 कोठारी कमीशन ने। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किसने किया था? तो जो आपकी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है 1968 ने इसको और इसको क्या किया था? लॉन्च किया था। 10+2+3 वाले सिस्टम को लॉन्च किया था। समझ गए? चलो आगे, ठीक है। 10+2, तो अगर आपसे कोई पूछेंगे कि इसकी रिपोर्ट बताइए, एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो एक तो 3 लैंग्वेज फार्मूला और इसकी इसने क्या करी थी? बात करी थी। एंड से आप लोग क्या ध्यान रखोगे? इसकी रिपोर्ट। चलो, 1968 आपकी क्या थी? फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी। तो इसमें किस किस की बात की गई थी? इसने अप्लाई किया था 3 लैंग्वेज फार्मूला को, जो मैंने अभी बताया। इसने फ्री कंपलसरी एजुकेशन की भी बात करी थी। और इसने क्या कहा था? जो हमारी मदर टंग है वो अर्ली मतलब 3 लैंग्वेज में आप लोगों को पता है ना कैसे कैसे होते हैं 3 लैंग्वेज में, कि एक आपकी अपनी खुद की लैंग्वेज होनी चाहिए, एक आपको फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए और एक लैंग्वेज जो आपकी पूरी ऑल ओवर चलती है। तो ये आपकी 3 लैंग्वेज जो है 3 लैंग्वेज फार्मूला है। और 1968 ने और क्या बात करी थी कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, उनके लिए एनवीएस भी क्या, नवोदय विद्यालय भी खोले जाएं। तो अगर आपसे पूछे कि जो नवोदय विद्यालय है वो किन के लिए? वो स्पेशल बच्चों के लिए, टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ये सक्सेसफुल, इसमें बातें तो बहुत की गई थी 1968 वाली पॉलिसी में, बट इसे पूरा नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि फंड्स की कमी थी, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा कारण था जो एजुकेशन थी ना, वो स्टेट लिस्ट में थी, जिसकी जो मर्जी आती थी वो करता था। भाई अगर जब तक इसे हम ये नहीं बनाएंगे तो इसका रीज़न क्या था? एजुकेशन स्टेट लिस्ट में थी, तो इसलिए क्या हो गई थी? ये फेल हो गई थी। समझ गए आप लोग? उसके बाद ध्यान रखना, ये 1968 वाली ना पॉलिसी रिवाइज हुई थी, जैसे 1986 की रिवाइज होगी 1992 में आई थी, ऐसे ही 1968 की 1979 में रिवाइज हुई थी। और उसमें ये सिस्टम कर दिया था 8+4+3। बस इसमें ना इतनी बात ध्यान रखनी जितनी है कि 10, मतलब कह सकते हो कि सरकार ही चेंज हो गई, इसलिए ये एजुकेशन सिस्टम भी इन्होंने क्या कर दिया? फॉर्मेट ही चेंज कर दिया था उसका, ठीक है। चलो, 1986 वाली पॉलिसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे। कल आपने जितनी सारी स्कीम्स पढ़ी थी ऑपरेशंस की, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, वो सब इसके अंदर कवर होगा। अभी देखोगे आगे। देखो 1986 में सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी हमारी, तो इसको किसने अनाउंस किया था? राजीव गांधी जी ने अनाउंस किया था 1985 में, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा था ना 19 ये इसमें ही कल क्या पढ़ाया था मैंने आप लोगों को? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो इसी के अंडर आया था, ठीक है। किसके अंदर? ये जो आपकी 1986 की थी सेकंड एजुकेशन पॉलिसी। ध्यान रखना, इस पॉलिसी के अंदर 12 चैप्टर थे, ठीक है। और इसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी कहते हैं, ठीक है। जो आपकी 1986 है, इसमें क्या क्या था? प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी बनाया गया और इसमें 24 लेवल्स हैं, ठीक है। इस 12 आपकी पॉलिसी में और 24 आपकी इस पीओए में है, ठीक है। और इसमें आपका जो पैटर्न था इसी को आगे बढ़ाया गया। अर्ली चाइल्डहुड केयर की भी इसमें बात की गई। और जैसे 1968 में तो आपकी सिर्फ उसकी बात की गई थी छोटे बच्चों के प्राइमरी के ऊपर, लेकिन इसमें अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर भी बात की गई। एक इसमें आईटी का बहुत बड़ा रोल है कि मतलब इसमें ना टेक्निकल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। और ये कहा गया कि इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी है, मतलब हमें इक्वल एजुकेशन देनी है लड़कों को लड़कियों को। और जो कुछ लोगों को थोड़ा बहुत माइनर प्रॉब्लम है ना, माइनर हैंडीकैप है, तो उनका भी क्या करना है? हमें ख्याल रखना है। तो 1986 में ये बात की गई। समझ गए? समझ रहे हो ना आप लोग?
यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्या हुआ, वहाँ पे एजुकेशन स्टेट लिस्ट में थी, किस में, जब 1968 की पॉलिसी आई, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन को किस में कर दिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट में कर दिया गया, ठीक है। और सेंट्रल प्रोग्राम्स क्या थे इसकी, देखो सर्व शिक्षा अभियान जो अभी मैंने बात करी, मिड डे मील स्कीम और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसके बहुत अच्छे प्रोग्राम्स थे। और आईटी में इसमें क्या किया गया था, बेसिकली जोड़ दिया गया था। इसने क्या कहा कि 10+2+3 पे इसने जोड़ दिया और इंक्रीज कर दिया जीडीपी। ये आपने एनईपी में भी पढ़ा 2020 में, किसके लिए, हायर एजुकेशन के लिए, कि इंक्रीज करेंगे 6% जीडीपी फॉर द हायर एजुकेशन। ये 1986 में बात चली थी इसके लिए, किसके लिए, कि जो स्कूल एनरोलमेंट रेशियो उसको हमें उसकी जीडीपी को 6% से बढ़ा देना है, मतलब इतना हमें इस पर खर्चा करना है, करना ही करना है 6%, तो समझ गए। ध्यान 1961 में बनी थी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने ऊपर आई थिंक 1861 बोल दिया था, तो एनसीईआरटी आपकी 1961, कई बार हो जाता है, तो एनसीईआरटी आपकी 1961 में बनी थी। जो आपके एंट्रेंस टेस्ट वगैरह हो गए, जो आपके फ्रेमवर्क्स बनाती है वो कौन करती है, एनसीईआरटी करती है। ध्यान रखना, जो टीचर्स के लिए है फ्रेमवर्क वो कौन बनाती है, एनसीटीई, ओके। और 1986 की पॉलिसी में डाइट की भी बात की गई है, डाइट एंड सीटीई की भी बात की गई है। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट का मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशंस, एक मिनट, चलो देखो इसमें डाइट का मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की इसमें बात की गई। और सीटीई का मतलब क्या है, कॉलेज टीचर एजुकेशन की भी बात की गई, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि एनटीएसई का एग्ज़ाम कौन लेता है, एनटीएसई का मतलब क्या होता है, ये 10th क्लास के लिए एग्ज़ाम होता है, और ये कौन करवाती है, एनसीईआरटी कंडक्ट करवाती है, ठीक है। नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, हाँ नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम होता है, इसको कौन कंडक्ट करवाती है, एनसीईआरटी कंडक्ट करवाती है, ओके, समझ गए यहाँ तक। अब चलते हैं 1992, जो इसको हम क्या कहते हैं, जब ये पॉलिसी क्या कही गई थी, रिवाइज की गई थी, ठीक है। ये दो कमेटीज की द्वारा इसको देखा गया था। पहली तो थी आचार्य रामामूर्ति कमेटी और दूसरी थी जनार्दन कमेटी, ठीक है, ध्यान रखना। आचार्य रामामूर्ति क्या थे, जो ये आपकी 1992 में बनी थी, इसकी क्या थे, चेयरपर्सन थे, ठीक है, ध्यान रखना। चेयरपर्सन कौन थे, जो, और कमेटी जो आपकी बनी है, इसमें आपको मैं नाम दिखा देती हूँ, देखो, इस कमेटी का नाम था नेशनल पॉलिसी एजुकेशन रिव्यू कमेटी, क्योंकि इसे दोबारा से इवैल्यूएट किया गया और फिर इसे दोबारा से रिवाइज किया गया, तो इसलिए इस कमेटी का नाम क्या था, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन रिव्यू कमेटी, ठीक है। और इसके चेयरपर्सन अगर आपसे कोई पूछे तो कौन थे, आचार्य रामामूर्ति, ठीक है। तो इन्होंने जो ये इसमें आपको मैंने क्या बताया, इसे नेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी बोलते हैं। इसने एक रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट क्या थी, टूवर्ड्स एन एनलाइटमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी, टूवर्ड्स एन एनलाइटमेंट, एनलाइटन एंड ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। एनलाइटन का मतलब क्या होता है, आगे की तरफ। एनलाइटन का मतलब अगर हम बोलते हैं ना कि एनलाइट हो गया, मतलब इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है, बेसिकली ये आप यहीं पे आप ये वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसकी कमेटी के हेड कौन थे, प्रोफेसर यशपाल थे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कोई 1992 की जो ये कमेटी बनी है, इसके प्रोफेसर कौन थे, यशपाल थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रोफेसर यशपाल कमेटी भी कहा जाता है। और इसमें किस पे जोर दिया गया है, प्रोफेसर यशपाल है तो आप लोगों को तो पता है, एनसीएफ में भी इनकी बात है, तो इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग विदाउट बर्डन और लर्निंग आफ्टर लर्निंग के बारे में, इन तीनों पॉइंट्स पे ही किसने बात करी है, इन्होंने ही बात करी है कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग विदाउट बर्डन एंड लर्निंग आफ्टर लर्निंग, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ें एनसीएफ में भी देखने को मिल रही थी, ठीक है। अब देखो
कल मैंने आप लोगों को पहले एक बार 1992 वाला ख़त्म करते हैं ये। तो इस कमेटी का नाम मैंने अभी आपको बताया, NPERCP था, नेशनल पॉलिसी एजुकेशनल रिव्यू कमेटी। और इसमें क्या किया गया था, देखो जो ये आपकी 1986 थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था इसी से रिलेटेड था, राइट। लेकिन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आप लोगों ने कल समझा था और वहाँ पे मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैंने आज इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, कि इसने जो बात करी थी वो प्राइमरी क्लासेस तक करी थी, राइट। समझ रहे हो, ध्यान से कान खोल के सुन लेना। लेकिन 1992 में जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था इसको प्री प्राइमरी तक कर दिया था, मतलब 8th क्लास तक इसको कर दिया था, ठीक है। और ये सबसे बड़ा इसमें चेंज देखने को मिला था, किसमें, जो आपकी 1992 में ये पॉलिसी क्या हुई थी, बहुत ही माइन्यूट से चेंजेस थे जो आपको पता भी नहीं चलेंगे, ठीक है। इसलिए ये हेड के नाम याद रखो, चेयरमैन कमेटी का नाम याद रखो, यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और अगर नेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्शन ये रिपोर्ट पूछ सकते हैं, तो रिपोर्ट का नाम क्या था, टुवर्ड एन एनलाइटमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों की क्या इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है कि मैथ्स पढ़ते पढ़ते ध्यान आ गया, मैथ्स एंड साइंस को फोकस, मतलब किसने कहा था कि इसके ऊपर बहुत ध्यान दो, तो आप लोग क्या बोलोगे, मुदलियार कमीशन, ठीक है। आप लोग क्या बोलेंगे, मुदलियार कमीशन, ठीक है। आप लोग क्या बोलोगे कि किसने सबसे ज़्यादा फोकस किया था मैथ्स एंड साइंस पे, सबसे पहले मुदलियार नहीं है, ये आपका कोठारी कमीशन है, ठीक है। सबसे पहले किसने साइंस और फोकस इस पे किया था, कोठारी कमीशन ने, ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा, 1964-66 में जो कमीशन आया था, कोठारी कमीशन, उसने इस पे बात करी थी, ओके। चलो यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, तो चलिए यहाँ तक आपकी सारी क्या हो गई, ये जितनी भी पॉलिसीज़ थी इनको आपने पढ़ लिया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। अब क्या देख लो, एक बार आप ये ना टेबल देख लो जो मैंने बनाई हुई है, तो आपका सारा एक बार रिवाइज हो जाएगा फटाफट। चलिए सबसे पहले देखो 1948, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन बोलते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये था राधा कृष्णन कमीशन, ठीक है। फिर 1952 में कौन सा कमीशन आया, मुदलियार कमीशन। फिर 1964 में क्या आया, कोठारी कमीशन आया। 1968 में क्या आई, फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। 1986 में सेकंड एजुकेशनल पॉलिसी आई। और 1992 में इसको रिवाइज किया गया, किसको, सेकंड एजुकेशन पॉलिसी को, जिसको क्या कहा जाता है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। कल आप लोगों ने सर्व शिक्षा अभियान पढ़ा था, तो उसी में आप लोग पढ़िए कि उसके अंदर ना ये कह सकते हो कि प्रोग्राम्स थे, क्या क्या थे, पढ़े भारत बड़े भारत, ये सर्व शिक्षा अभियान का पार्ट था। एक था NPEGEL, मतलब नेशनल प्रोग्राम एजुकेशनल ऑफ गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। जो एलिमेंट्री लेवल आप लोगों को पता है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक प्राइमरी और एक अपर प्राइमरी। और एक था आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है। ये तीनों ही आपके SSA में, ये देखो पूछे हुए क्वेश्चन है, दैट्स वाई मैं आप लोगों को करा रही हूँ। SSA के तीन क्या है, एक पढ़े भारत बड़े भारत, दूसरा क्या है जो गर्ल की एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं NPEGEL की, तो क्या होगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल एट एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री लेवल। और तीसरा क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मतलब बालिकाओं में क्या किए गए थे, सर्व शिक्षा अभियान में जोर की गई थी, क्योंकि जिस टाइम 1986 में पॉलिसी आई उस टाइम गर्ल्स तो काफ़ी पीछे थी ना, आपको कल भी ये मैंने बताया था। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बहुत शॉर्ट में करवा रही हूँ आप लोगों को, जो मेन चीज़ है ना बस वही बता रही हूँ, अदरवाइज बताने को देखो इतना सारा है, बहुत सारा है बताने को। आप लोग थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर ट्राई करिए कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय क्यों खोला गया होगा। कस्तूरबा गांधी तो पता है ना कौन थी, तो इस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़िए तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक था, एंड होप आप लोगों को सारा पसंद आया होगा। एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दी चैनल। गुड डे एंड हैव अ नाइस डे, ऐसे ही पढ़ते रहिए।
तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कोई अगर आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। और अगर पसंद आ रही हैं वीडियोस, कैसी लग रही हैं, कुछ और भी है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी लिख के बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं यूनिट 5 के साथ ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।